नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है युग और आज मैं आपके सामने एक ऐसे देश की कहानी लेकर खड़ा हूँ जो दुनिया के सबसे खूबसूरत हिमालयन नेशन है, नेपाल। पर पिछले कुछ महीनों में नेपाल की सड़कों पर जो गुस्सा देखने को मिला है वो सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, वो था एक जनरेशन का फ्रस्ट्रेशन। जेन जी सोशल मीडिया और ग्लोबल अवेयरनेस के जरिए दुनिया इसे देख चुकी है। युवा कैसे अपनी आवाज उठा चुके हैं, उनके सपने और ग्राउंड रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। पर क्या दोस्तों सरकार के खिलाफ नेपाल के लोगों की लड़ाई आज की है? नहीं, बात है 1996 की। हिमालय की पहाड़ों में एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत होती है जो नेपाल के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देता है। ये था नेपाल का माओइस्ट सिविल वॉर। 10 साल तक चले इस कॉन्फ्लिक्ट ने देश के हर कोने को हिलाकर रख दिया। ये सिविल वॉर था वहां के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची के खिलाफ, एक्सट्रीम पॉवर्टी के खिलाफ, इनइक्वालिटी के खिलाफ और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। पर इसकी शुरुआत होती है 1990 में, जब नेपाल में डेमोक्रेसी आई थी, लेकिन करप्शन और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ने जनता का ट्रस्ट तोड़ दिया। इस वक्त को माओइस्ट पार्टी ने दुख और गुस्से में बदला और इसको अपना हथियार बनाया। सरकार से उनकी मांग थी, उन्होंने कहा लैंड रिफॉर्म करो, इनइक्वालिटी खत्म करो और मोनार्ची को हटाओ। और फिर 13 फरवरी 1996 माओइस्ट ने आर्म स्ट्रगल शुरू किया। माओइस्ट रूरल एरियाज को कंट्रोल करने लगे। अपहरण और टॉर्चर आम बात बन जाती है। मान्छेहरूलाई बलजफ्ती अपहरण गर्ने, यातना दिने खालका घटनाहरू भएका छन् भने राज्य पक्षबाट पनि। अब टॉपिक पे वापस आते हैं दोस्तों। बात है 1 जून 2001 की, नेपाल की वो रात जब प्रिंस दीपेंद्र ने अपने पिता और फैमिली के 8 मेंबर को गोली मार दी, जिसके बाद वो खुद भी सुसाइड कर लेते हैं। इसके बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, पर इसके पीछे का असली सच कुछ भी साफ नहीं है। जिसमें एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि प्रिंस दीपेंद्र दिव्यानी रानी से अपनी पसंद की शादी करना चाहते थे, पर रॉयल फैमिली को ये मंजूर नहीं था और रॉयल फैमिली का ये अनुरोध था कि अगर वो शादी करते हैं तो कभी राजा नहीं बनेंगे। It emerged that the crown prince had fallen for a forbidden love, Devyani Rana, a commoner with Indian blood. The cost: he could never be king. He couldn't marry the girl of his choice. इसके बाद उनके चाचा किंग ज्ञानेंद्र नेपाल की गद्दी संभालते हैं। ये सब इतना जल्दी होता है कि नेपाल के लोगों को लगता है कि राजशाही ही देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। 2006 में नेपाल की जनता काठमांडू की सड़कों पर लाखों की जनसंख्या में उतर जाती है और इस आंदोलन को नाम दिया जाता है जन आंदोलन सेकेंड। 1996 से 2006 तक 10 साल नेपाल खून और आग में जलता रहा। सरकारी फोर्सेस और माओइस्ट के मुठभेड़ में 17,000 से ज्यादा आम नेपाली लोग मारे जाते हैं और लाखों तीतर बितर हो गए। जन आंदोलन की 2 मांगे थी, एक मोनार्ची को हटाओ और दूसरी डेमोक्रेसी को वापस लाओ। आखिरकार किंग ज्ञानेंद्र को झुकना पड़ता है और वो अपनी पावर पार्लियामेंट को वापस कर देते हैं। फिर 2008 में शुरू होता है नए नेपाल की फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल। इलेक्शन होता है और माओइस्ट जो एक टाइम पर टेररिस्ट हुआ करते थे वो रूलिंग पार्टी बन जाते हैं। उक्त संख्या संविधान पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पदमा बहुमतले निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्छन्। कमल दाहाल प्रचण्ड फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल के पहले पीएम बनते हैं। फिर 2015 में पीएम सुशील कोइराला के नेतृत्व में नेपाल में डेमोक्रेसी ऑफिशियली अनाउंस कर दी जाती है, जो नेपाल के फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माना गया। नेपाल को संविधान घोषणा गर्ने ऐतिहासिक दायित्व पूरा भएको छ, जिसमें देश के फेडरल सिस्टम और नई गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर तय होता है। फिर पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है और केपी शर्मा ओली माओइस्ट, आरपीपी और मधेसी पार्टीज के सपोर्ट से पीएम चुने जाते हैं।
लेकिन लागू हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर नेपाल के मधेसी और इंडिजीनियस कम्युनिटीज को लगता है कि उनके लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशन को इग्नोर किया गया है और उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेशन और पॉलिटिकल अधिकार नहीं दिए गए हैं। और उनके बीच ये डर था कि नए रूल से उनकी पॉलिटिकल पावर कम हो जाएगी। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी सिटीजनशिप रूल्स, जिसमें मैरिज या मदरहुड के बेसिस पर सिटीजनशिप मिलना मुश्किल बताया जाता है। नेपाल के तराई के करीब 17% इलाकों में 52% मधेश रहते हैं और ये लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि नेपाल के अंतरिम संविधान में मधेशियों के लिए तय किए गए 8 बिंदुओं को नए संविधान में शामिल किया जाए। फिर मधेसी और इंडिजीनियस कम्युनिटीज को लगता है कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। फिर थी तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इंडिया नेपाल बॉर्डर ब्लॉकेज, जिसकी वजह से मेडिसिन की मंदी हुई, जिससे आम लोगों को हेल्थ क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, उनकी दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। फिर अक्टूबर 2015 से अगस्त 2016, एक साल में ही केपी ओली की सरकार गिर जाती है और फिर माओइस्ट सपोर्ट से प्रचंडा एक बार फिर पीएम बनते हैं। बड़ी हैरानी की बात है दोस्त कि 2015 से 2022 तक नेपाल में कुल 8 बार सरकार बदली है। इतनी बार तो भारत के युवा जॉब तक नहीं बदल पाते, पहले मिले तो वो अलग बात है। फिर 2023 और 24 का वक्त आता, जिसके बाद शुरू होता है नेपाल में प्रो मोनार्ची प्रोटेस्ट, जिसमें कुछ लोग राजशाही को वापस लाने की मांग करते और नेपाल एक हिंदू स्टेट बनाना चाहते थे, जो जन्म देती है नई पॉलिटिकल टेंशन और एक बार फिर जगह जगह लोगों के बीच झड़प देखने को मिलती है। अभी ये सब बीता ही था कि अप्रैल 2025 में केपी ओली की सरकार गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन बिल प्रपोज करती है, जिसमें टीचर्स को सेंट्रलाइज मैनेजमेंट में लाना और जॉब सिक्योरिटी को कम करना था, जिसकी वजह से फिर देश भर में स्ट्राइक होता है और फिर गवर्नमेंट को टीचर्स के साथ बैठकर डिस्कशन करना पड़ता है। इसके बाद फिर शुरू होता है जेनजी प्रोटेस्ट, जब केपी ओली की सरकार बहुत बड़ा कदम लेकर 4 सितंबर को 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर देती है और रीजन देती है कि ये सोशल मीडिया ऐप्स नए गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जैसे नेपाल में ऑफिस खोलना, मिनिस्ट्री के साथ रजिस्टर करना और कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम को सेट करना, और सिर्फ वही प्लेटफॉर्म को चलने देते हैं जो गवर्नमेंट रूल्स के साथ कंप्लाई कर रहे होते हैं, जैसे टिकटॉक, वीवर और डिस्कॉर्ड जैसे अलग प्लेटफॉर्म, जिसके वजह से नेपाल के यूथ इसको सेंसरशिप मानकर नाराजगी जताने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए ये ऐप्स इंटरटेनमेंट नहीं बल्कि करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने का एक जरिया था। इस सोशल मीडिया बैन के अगेंस्ट में 4 दिन बाद 8 सितंबर को हामी नेपाल नाम के एक एनजीओ प्रेसिडेंट सुदान गुरुङ एक पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें काठमांडू की सड़कों पर हजारों लोग तेजी से जुड़ने लगते हैं, जिससे सरकार अपनी जवाबदेही में पुलिस के द्वारा वाटर कैनन, टीयर गैस और रबर बुलेट्स यूज करते हैं। और फिर प्रोटेस्टर्स अपनी जवाब में नेपाल पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसकर अफरा तफरी मचा देते हैं, जिसके बाद नेपाल गवर्नमेंट ओपन फायर करती है, जिसमें 19 लोग मारे जाते हैं। उनमें से एक 19 साल का कॉलेज स्टूडेंट श्रीयम भी था। अकॉर्डिंग टू माई रिपब्लिका ये है वो नाम जो इसमें मारे जाते हैं, और 400 से अधिक लोग घायल होते हैं। जो भीड़ हजारों में थी अब लाखों में मोड़ ले चुकी थी। काठमांडू में कर्फ्यू और जेनजी के प्रोटेस्ट ने आखिरकार सरकार को 9 सितंबर को मजबूर कर देता है कि वो सारे सोशल मीडिया ऐप से बैन हटा दे। फिर होम मिनिस्टर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रिजाइन करते हैं और पीएम केपी ओली को भी रिजाइन करना पड़ता है। हमें से बहुत लोग नेपाल के युवा की परेशानी समझते होंगे। नेपाल में यूथ एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 20 से 22% है। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलती। पिछले 30 सालों में 60 लाख नेपाली लोग फॉरेन एम्प्लॉयमेंट लेकर देश छोड़ गए। अनएम्प्लॉयमेंट इतना सीरियस इशू था
कि फरवरी 2024 में एक रिपोर्ट थी जिसमें 15,000 से ज्यादा नेपाली रसिया यूक्रेन में सिर्फ कुछ महीनों के ट्रेनिंग के बाद रसिया की तरफ से लड़ने चले गए। नेपाल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 180 देशों में से 107वें स्थान पर आता है। नेपाल में करप्शन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि 2023 में एक बड़ा स्कैंडल होता है जिसमें फेक भूटानीज रिफ्यूजी स्कैम एक्सपोज होता है। Fake Bhutanese refugee scam, and it's denting the image of Nepal. Nepal police are investigating a scam that जिसमें नेपाल के बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा नेपाली लोगों को फेक डॉक्यूमेंट्स देकर ये वादा किया जाता है कि उन्हें अमेरिका और अदर यूरोपियन कंट्रीज में सेटल किया जाएगा। और इस रिफ्यूजी स्कैम में नेपाल के बड़े बड़े नाम सामने आते हैं। वहाँ के फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर होम मिनिस्टर और उनके साथ 33 अन्य लोग भी शामिल थे जो कि सरकारी थे। इस स्कैम में ये पता चला कि नेपाली लोगों से 250 मिलियन से ज्यादा रुपया लिया गया। मतलब सरकार में इस हद तक का करप्शन है। पर आज नेपाल का चेहरा बदल चुका है। जेंजी रिवॉल्ट जो सिर्फ सोशल मीडिया तक, वो आज इंतरिम सरकार तक पहुंच चुकी है। सुदान गुरांग, हामी नेपाल और जेंजी के इस प्रोटेस्ट ने आखिरकार नेपाल की सरकार गिरा ही दी। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि जिस सोशल मीडिया ऐप्स को सरकार ने बैन किया था, आज वही सोशल मीडिया ऐप नेपाल को एक नया इंतरिम प्राइम मिनिस्टर देता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड पर एक जेंजी इलेक्शन ऑर्गेनाइज होता है जिसका नाम रखा जाता है यूथ अगेंस्ट करप्शन, जिसमें 1,30,000 मेंबर जुड़ते हैं और फिर ये डिजिटल इलेक्शन होता है जिसमें 7,713 लोग पार्टिसिपेट करते हैं और उनमें से 3,833 वोट सुशीला कार्की को मिलता है। और फिर 12 सितंबर की रात 9:45 पर नेपाल के इंतरिम सरकार के तौर पर सुशीला कार्की को चुन लिया जाता है। ये नेपाल की एक्स चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं। आप लोगों से एक सवाल है कि क्या नेपाल को उसके बिना करप्शन का सरकार मिल पाएगा? वहां की जनता को अपनी सरकार के खिलाफ बार बार की इस लड़ाई से आजादी मिलेगी? हम सब आशा करते हैं कि नेपाल की जनता को एक बेहतर प्राइम मिनिस्टर मिले, बिना करप्शन की सरकार मिले। नेपाल का सिविल वॉर हमें सबक देता है कि जब इनइक्वालिटी और करप्शन एक्सट्रीम हो जाता है तो लोग खुद सिस्टम तोड़ देते हैं। आज नेपाल डेमोक्रेसी है लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। नेपाल के लोग मोनार्ची से रिपब्लिक तक का सफर खुद ही तय कर चुके हैं और उनकी आवाज हमेशा उनकी ताकत रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि नेपाल में पीस और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करते हुए वहां की डेमोक्रेसी बनी रहे।